हम्म। ये सब हमने कर लिया था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, गैस ग्रिड, ये सब हो चुका था, ये भी हो गया। रिन्यूएबल एनर्जी की कुछ बेसिक बॉडीज हैं, ये हमने कर ली थी। ग्रीन विंडो इनिशिएटिव है इरेडा का। इरेडा क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी इरेडा इज इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, तो हमें अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो ये इरेडा है, जो रिन्यूएबल एनर्जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम करती है। उसका ये प्रोजेक्ट है ग्रीन विंडोज। ठीक है, जिससे कि हम ग्रीन एनर्जी में और क्लीन एनर्जी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकें, ज़्यादा पैसे को ला सकें। ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी, ये इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हम क्लीन एनर्जी या ग्रीन एनर्जी या क्लीन एनर्जी का शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि हम सर ऐसी। दोनों एक ही है क्या? हाँ, दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। एक तरीके के हम इंटरचेंजेबली इनको यूज कर लेते हैं। एनर्जी ऐसी ऊर्जा जो हम फॉसिल फ्यूल से प्राप्त कर रहे हैं, नहीं प्राप्त कर रहे हैं, और वो पॉल्यूशन किसी तरीके से नहीं क्रिएट कर रही, तो वो ग्रीन एनर्जी या क्लीन एनर्जी के कैटेगरी में जाती है। बेसिकली जो रिन्यूएबल सोर्सेज से जो एनर्जी मिल रही है हमें, उसको हम क्लीन एनर्जी की कैटेगरी में रखते हैं, और उसी को प्रमोट करने का, उसमें इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का ये साधन है ग्रीन विंडोज। ठीक है, या ग्रीन बैंक्स। रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बोर्ड, अगर कोई भी विदेशी संस्थागत निवेश इस क्षेत्र में आता है तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बोर्ड काम करता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अच्छा ये हमने गिफ्ट सिटी कर लिया था। SEZ हमने कहीं किया था ना, चर्चा कर ली थी, SEZ हो चुका है। या गिफ्ट सिटी हमने कर लिया। सीपाम, हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कल हमने खत्म कर दिया था, थोड़ा सा मैं ही कंफ्यूजन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इससे संबंधित क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पहले तो ये बात कर लेते वीपो हैं। है सर, वेरी, वीपो है और ट्रिप्स है। वीपो, WIPO, ठीक है, और ट्रिप्स एग्रीमेंट। ट्रिप्स एग्रीमेंट है, WTO का ट्रिप्स एग्रीमेंट, बहुत अच्छा। और बताओ। GI टैगिंग। नहीं, ये संस्थान नहीं, मैं संस्थान की बात कर रहा हूँ। GI टैगिंग एक जियोग्राफिकल इंडिकेटर टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। संस्था नेशनल लेवल पर, भारत में अगर हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कोई बात करनी है, किसी को जानना होगा, हमने कल ही बात करी थी ना, हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की पॉलिसी भी है। सीपाम कल हमने बात किया था, सेल्फ फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समथिंग समथिंग। ठीक है, फिर हमारे पास शायद नेशनल IP पॉलिसी भी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पॉलिसी 2016 की है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जिन लोगों को नहीं थोड़ा सा आइडिया होगा, उनके लिए दोबारा से दोहरा देता हूं कि ऐसी बौद्धिक संपदा, उसको हिंदी में हम बौद्धिक संपदा भी बोलते हैं। इस बौद्धिक संपदा का अर्थ है कि हमारे आसपास हमारी जो संपत्ति होती है, जो पैसा होता है हमारे पास, वो संपत्ति आमतौर पर हम फिजिकल फॉर्मेट में, भौतिक रूप से देखते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास गाड़ी है, सोना है, चांदी है, वस्तुएं हैं, घर है, ये सब भौतिक वस्तु है। भौतिक मतलब कि इनको आप टेंजिबल है,
आप इनको महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो ये टेंजिबल संपत्तियां हैं, ऐसी संपत्ति हैं जिनको आप महसूस कर सकते हैं। परंतु कुछ संपत्ति ऐसी भी होती है जिसको हम बौद्धिक संपदा बोलते हैं, जो संपत्ति तो होती है किसी व्यक्ति की, परंतु उसे हम महसूस उस तरह से नहीं कर सकते। हमें पता है कि वो वहां पर है। उसका सबसे सरल उदाहरण सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर पता नहीं इसके ठीक में आएगा नहीं आएगा, परंतु उससे अलावा जैसे हमने कोई किताब लिखी, अब ये किताब जिसने लिखी, किसी ने कोई आविष्कार किया, तो ये आविष्कार उस व्यक्ति की अपनी संपत्ति है। वो चाह सकता है कि हम जो है इस पर अपना कंट्रोल रखें। मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो मैं चाह सकता हूँ कि भाई इससे मुझे कमाई हो, मुझे को भी कुछ आमदनी हो इससे। मैंने इसे बड़ी मेहनत से बनाया है। किसी ने बड़ी मेहनत से किताब लिखी है, उसे उसकी अपेक्षा हो सकती है कि मुझे इससे कुछ आमदनी हो। किसी ने कोई आविष्कार किया है, उसे इससे अपेक्षा हो सकती है। और कोई दूसरा व्यक्ति उसकी संपत्ति का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे किताब है, आपने कोई सर उसको कोई उसको अपने प्लेगियरिज्म बोलते हैं ना। प्लेगरिज्म कर सकता है, कोई अपने नाम से छाप सकता है। अब अगर ऐसे में कोई करता है, प्लेगरिज्म इन्होंने शब्द किया तो इसकी भी बात करते हैं। प्लेगरिज्म स्पेलिंग क्या होती है इसकी पूरी? प्लेगरिज्म, PLAGIARISM। प्लेगरिज्म ये एक प्रकार की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी है, स्टीलिंग है। ठीक है, नॉर्मली हम जो स्टीलिंग समझते हैं कि हमारा सोना चोरी हो गया, चांदी चोरी हुई, पर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी बड़ी अलग तरीके की है। किसी ने चुपचाप से आपकी इन्वेंशन या पेटेंट का कुछ इस्तेमाल किया, किसी ने आपकी किताब ले ली और अपने नाम से छाप दी, किसी ने किसी और प्रकार का ट्रेडमार्क है। मान लीजिए आप कोई एक बड़ी कंपनी है, आप बड़ी या छोटी जैसी भी कंपनी है, आपने एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क अपना बनाया, अपनी कंपनी का नाम पॉपुलर किया। हमने जो है फटाफट से अपना नाम भी वही रख लिया, रिलायंस कंपनी है, हम भी अपना नाम रिलायंस रख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये एक प्रकार की प्लेगरिज्म है, एक प्रकार की चोरी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। तो इसको रोका जाना आवश्यक है। जैसे भारत में और भी तरीके की होती है, जैसे हमारे जो बैग्स हैं, जो महिलाओं के पर्सेस वगैरह होते हैं, इनके भी कुछ केसेस बने हैं। नकली ब्रांड के जूते बनना, ये सब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन पर आपत्ति की जा सकती है। जैसे हम बहुत सारी बार देखेंगे, हमें बड़े बड़े ब्रांड के जूते बहुत कम दाम में दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमें पता होता है कि नकली है, परंतु वो भी एक प्रकार का आईपी वायलेशन है। और उसी आईपी वायलेशन को चेक करने के लिए ये संस्थान काम करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। फिर इन्होंने बोला WTO का एक मैकेनिज्म है, एक ट्रीटी है जिसे ट्रिप्स ट्रीटी बोला जाता है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समथिंग ट्रीटी है। देन फिर WTO, भारत में हमने सीपाम एक पूरा वो बना रखा है, एक सेल बना रखा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को किस तरह से हम उसको मॉनिटर करें, और अगर उसमें कोई विवाद होता है तो कैसे उसको हम सुलझाएंगे। तो ये हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मैकेनिज्म हुआ। अच्छा, इसको और विस्तार से भी पढ़ेंगे हम बाद में। नेशनल माइनिंग पॉलिसी 2019 में आई, इसने जो है पुरानी 2008 की पॉलिसी को रिप्लेस किया। नेशनल माइनिंग पॉलिसी, ठीक है, इस पॉलिसी का केंद्र है कि किस प्रकार से जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, फर्टिलाइजर मिनरल्स हैं, प्रीशियस मेटल हैं, और स्टोन स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स हैं, इनके लिए किस प्रकार की नीति होनी चाहिए। जैसे कोयला की खदान पर कोयला स्कैम जो हुआ, उसके बाद इस बात की जरूरत समझी गई कि हमें नई माइनिंग पॉलिसी होनी चाहिए जो ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो, रेगुलेटेड हो, और जिसमें एनफोर्समेंट हो। तो इनको ध्यान में रखते हुए हमने ये अपनी नई माइनिंग पॉलिसी अपनाई है। इसमें एक उद्देश्य हमारा
एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को भी इसके भीतर ध्यान रखा गया है। मैंडेटरी गोल्ड हॉलमार्किंग, हमने ये बात कर ली थी कि हमारे ये आवश्यक हो गया है कि हमें अपने गोल्ड पर मैंडेटरीली हॉलमार्क्स का निशान लगाना पड़ेगा। व्हाट इज हॉलमार्क? सर वो बता तरह का इंडिकेटर है जो बताएगा गोल्ड की प्योरिटी को। मार्क ऑफ प्योरिटी, प्रेशियस मेटल प्योरिटी का प्रेशियस मेटल के लिए, गोल्ड के लिए। और ये इसकी आवश्यकता क्यों है हमें? सर क्योंकि जब हम एक्सचेंज करते हैं तो उतना ही पैसा आना चाहिए हमारे पास। अगर उस लॉजिक से देखें, मान लीजिए हम एक गोल्ड में प्योरिटी का कॉन्सेप्ट होता है 24 कैरेट, आपको पता ही होगा, 24, 22, 18 और भी नीचे भी होता है। इसका अर्थ ये होता है कि हमने मान लीजिए 10 ग्राम सोना खरीदा, इस 10 ग्राम सोने के अंदर में गोल्ड कितना होगा, क्योंकि जो ज्वेलरी जो बनाई जाती है वो प्योर गोल्ड से नहीं बनाई जाती, उसमें कुछ हद तक अन्य धातुओं की मिक्सिंग की जाती है। तो अब वो मिक्सिंग कितनी है वो कैसे पता चले? वो कैरेट से पता चलती है हमें। आपसे वो दाम लेता है पूरे गोल्ड के जब आप ज्वेलरी खरीदते हैं, परंतु क्योंकि इसमें मिक्सिंग है तो हो सकता है आपने 10 ग्राम गोल्ड खरीदा, उसमें एक्चुअली में 9 ग्राम गोल्ड था। अगर 24 कैरेट है वो, उसमें 9 ग्राम गोल्ड था। जो भी इनके पैमाने होते हैं उसके अनुसार वो गोल्ड होना चाहिए, पर वो कई बार उतना गोल्ड ना होके वो आपको कहता है 24 कैरेट, होता है वो 22 कैरेट। इसका अर्थ ये हुआ, या 18 कैरेट, इसका अर्थ ये हुआ कि उसमें जो गोल्ड की मात्रा है वो कम है और वो आपसे चीटिंग करके ज्यादा पैसा ले रहा है। और जिसको एक कस्टमर के तौर पर, जिसके पास कोई एक तरीका नहीं है कि वो कैसे असर्टेन करे, कैसे उसे पता चले, क्योंकि हमारे लिए तो ये नंबर है और सारा गोल्ड चाहे 18 कैरेट का गोल्ड हो चाहे 24 कैरेट का गोल्ड हो, एक जैसा ही दिखता है। जो महिलाएं ज्वेलरी खरीदती हैं, लोग सोना खरीदते हैं, तो वो सोना, सभी सोना एक जैसा दिखता है। तो उसमें ये अंतर कर पाना बिना टेक्निकल जानकारी के, जो लोग इस कारोबार के लोग हैं वो ही जान सकते हैं कि इसमें कितना धातु एक्चुअली में है। तो बहुत बार ये चीटिंग के केसेस हमारे देश में आते थे, तो उसको ध्यान रखते हुए एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रैक्टिस है। जैसे हम और वस्तुओं में ISI या BSI मार्का होता है, इसी प्रकार से गोल्ड के लिए विशेष मार्का हॉलमार्क्स को चालू किया गया है। ठीक है, ये हो गया इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन छोड़ते हैं। ये जो कॉरिडोर हमने पढ़ा था ये उसी के बारे में है कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट फंड, जो हमने DMIC, व्हाट इज DMIC? ये DMIC इस बार सवाल आएगा, आई बिलीव। व्हाट इज DMIC? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। वेरी करेक्ट, ठीक है। तो ये DMIC जो कॉरिडोर है, DMIC और जो ये यमुना एयरपोर्ट वाला जो वो है कहानी है, इस पर अगले साल आपको सवाल होपफुली होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, इस प्रोजेक्ट को कौन कर रहा है, कैसे बन रहा है, ये हाईलाइटेड प्रोजेक्ट है। तो एक यूपी में और एक प्रोजेक्ट है गंगा हाईवे समथिंग, वो भी पीछे कुछ समय में हुआ है। तो ये 2-3 प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, तो इनको आप जरूर ध्यान से पढ़ लीजिए। सर एक मोदी प्रोजेक्ट है सर। क्या चीज? ओके, अच्छा, DMIC हो गया, CBIC चेन्नई बेंगलोर, इसी प्रकार के और भी कॉरिडोर हैं। चेन्नई बेंगलोर कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर, बेंगलोर मुंबई कॉरिडोर, वाइजैक चेन्नई, जैसे हमने बात की थी, 5 कॉरिडोर्स हैं। ठीक है, ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मतलब, एनी न्यू स्टूडेंट कुछ बताओ आप लोग, क्या मतलब होता है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो मैं बात कर रहा हूँ? लेट्स से प्रवीण, P3665, आप बताएंगे? प्रवीण, आपको आइडिया है व्हाट इज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं? सम्राट, आपको पता है?
क्या होता है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर? आप लोग सुन भी रहे हैं? कोई विनय? सर एक इंडस्ट्री का दूसरे इंडस्ट्री से लिंकिंग। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक विशेष विषय है, ये खास चीज है। क्या चीज जोड़ी जाएगी? किस चीज का कॉरिडोर बनेगा? ऐसे मत करिए। कल कारखाने फैक्ट्री वगैरह। हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहा? कल कारखाने फैक्ट्री वगैरह। नहीं, आप में से बहुत लोग फिर ध्यान से या तो क्लास नहीं कर रहे हैं, कैसे, आई डोंट नो। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक विशेष स्कीम है जिसके माध्यम से हम हमारे जो फ्रेट ट्रेन हैं, जो मालगाड़ी हैं, उनके लिए अलग ट्रैक, एक विशेष ट्रैक बना रहे हैं मालगाड़ियों के लिए। मालगाड़ी समझते हैं आप लोग सभी लोग? जो रेलवे ट्रैक ना सर, रेलवे ट्रैक जैसे कि मारुति की सप्लाई गाड़ियों की यहाँ से जो अभी भारतीय रेलवे कॉरिडोर के अनुसार करते हैं, लेकिन वो सेपरेट हो जाएगा, फिर यहाँ से सप्लाई जाएगी। इसी तरह से वो जितनी भी इंडस्ट्रीज है उसके लिए केवल ये एक स्पेशल रूट हो जाएगा जो पूरे भारत या वर्ल्ड में कहीं भी अपना सामान भेजने के लिए इंडस्ट्री से रिलेटेड आसानी हो जाएगी। मतलब कि हमें कॉरिडोर यही है ना? फ्रेट कॉरिडोर यही है। क्या चीज? फ्रेट कॉरिडोर। फ्रेट कॉरिडोर, इसको फ्रेट कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये सब कई नामों से इसको जानते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि हमें जब विदेश में सामान हमें एक्सपोर्ट करना है, जब हम ये चाहते हैं कि मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करते समय मेरे सामने समस्या आती है कि हमारा बहुत बड़ा भारत का हिस्सा ऐसा है जो समुंदर से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, अगर आप मुंबई से सामान को एक्सपोर्ट करना चाहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, चेन्नई से करना चाहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, कलकत्ता में कोई दिक्कत नहीं है। और मान लीजिए आप दिल्ली से, जो नॉर्दर्न इंडिया से आप अगर करना चाहते हैं, या इधर से कहीं से भी आप करना चाहते हैं, तो आपको क्या होगा? एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आप पानी के जहाज से सामान भेजना चाहते हैं तो क्या करेंगे? पोर्ट तक रोडवेज से जाएंगे। यहाँ से आपको सामान अपना किसी माध्यम से जहाज तक भिजवाना पड़ेगा, या मुंद्रा पोर्ट है, जैसे जो हमारे महत्वपूर्ण पोर्ट्स हैं, चेन्नई पोर्ट है, कलकत्ता पोर्ट है, तो आपको यहाँ तक सामान को पहुंचाना पड़ेगा, तभी तो आपका सामान जाएगा। ठीक, वो जो सामान होता है एक्सपोर्ट का सामान, वो जनरली एक कंटेनर में जाता होगा। आपने बड़े बड़े ट्रक देखे होंगे, 40 फुट के बहुत लंबे लंबे ट्रक होते हैं, उनके पीछे कंटेनर होता है। उन कंटेनरों के माध्यम से अधिकतर ये एक्सपोर्ट का सामान जाता है। अब हमारे पास इस कंटेनर को, क्योंकि ये कंटेनर आपके ट्रक में जाएगा या ट्रेन में जाता है, उस ट्रेन को उठाकर पानी के जहाज में रख दिया जाता है, फिर वो पानी के जहाज उसे लेके चला जाता है। जो कंटेनर हम दो माध्यमों से भेज सकते हैं, एक ट्रक के माध्यम से कि हम एक ट्रक में उसे लाद दें, दूसरा हम ट्रेन के माध्यम से कि हम ट्रेन से। ट्रक का माध्यम रिलेटिवली कॉस्टली है और खर्चीला ज्यादा होता है, क्योंकि रोड का आपको ज्यादा बेहतर अनुभव है। ट्रेन का माध्यम रिलेटिवली सिंपल है और स्पीडी भी होना चाहिए, क्योंकि ट्रेन जो है डेडिकेटेड ट्रेन है। एक ट्रेन में 100 कंटेनर जा सकते हैं, एक ट्रेन में बहुत सारे कंटेनर जा सकते हैं, तो उस हिसाब से ट्रेन एक बेहतर ऑल्टरनेटिव होती है। पूरी दुनिया में, विशेष रूप से चाइना में जो है फ्रेट ट्रेन्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत में हमारे सामने एक प्रॉब्लम है कि हम जब सामान को भेजते हैं तो ये जो मालगाड़ियों की जो स्पीड है, जो फ्रेट ट्रेन की स्पीड है, वो बहुत धीमी है। जो एवरेज स्पीड है इनकी वो बहुत धीमी होती है, क्योंकि इनको प्रायोरिटी नहीं दी जाती। जो पैसेंजर ट्रेन होती हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है, उसके कारण से ये मालगाड़ी बहुत धीरे चल पाती हैं। और कभी कभी जैसे दिल्ली से मुंबई पहुंचने में इनको 4 से 7 दिन तक भी का समय लग सकता है। कहीं पे खड़ी कर दी गई, लोडिंग होनी है, अनलोडिंग होनी है, तो अगर 4 से 7 दिन यहाँ से यहाँ तक समय लगेगा तो इसका क्या नुकसान हो जाएगा?
और यहाँ से मान लीजिए सर फिर पेरिशेबल आइटम्स तो अभी होते नहीं है, लेकिन वो होते तो सड़ जाते, हाँ और भी बहुत उसको पेमेंट भी करना पड़ जाएगा बहुत ज्यादा। हाँ, सबसे बड़ा तो उसकी स्पीड है। मान लीजिए उसको पानी के जहाज में 10 दिन लगेंगे, भारत के अंदर भी उस सामान को 7 दिन लग गए, तो 10 + 7 days। वो क्या बोलेगा कि जी मुझे, मैं आपको सामान कितने दिन बाद दे पाऊंगा? 20 दिन बाद दे पाऊंगा। अब ये कोई अच्छी चीज नहीं। अगर हमारा सेम सामान के लिए कोई व्यक्ति भारत से वो करेगा और चाइना से करेगा, मान लीजिए उसने चाइना से किया, यहाँ से क्वांगजाऊ से सामान जा रहा है, यहाँ पर कहीं किसी को सामान लेना है, भारत से 10 दिन लगते हैं पानी के जहाज में, यहाँ से इसको 12 दिन लगते हैं पानी के जहाज में, और ये इंटीरियर चाइना से कहीं से सामान आ रहा है। अब उसका सामान पोर्ट से लेके वहां तक 2 दिन में पहुंच जाएगा, और पानी के जहाज में से 10-12 दिन लगेंगे, तो टोटल उसको 14 दिन में वो सामान पहुंचा देगा। जहां हमारा एक्सपोर्टर उसी सामान को 20-21 दिन में पहुंचा पाएगा, चाइना का एक्सपोर्टर उसी सामान को 14 दिन में पहुंचा देगा, और दोनों की कीमत बराबर है। दोनों एक ही चीज, भाई अगर लागत की कीमत के हिसाब से देखा जाए और सेम टेक्नोलॉजी से कोई चीज बनाई जाए तो बनाने में लगभग वही कीमत आनी चाहिए। तो क्या होगा ऐसे में, अगर मान लीजिए दोनों वस्तु 100 रुपए की हैं, ये भी 100 रुपए का दे रहा है, ये भी 100 रुपए का दे रहा है, किसका सामान वो खरीदना पसंद करेगा? जो यहाँ इम्पोर्टर है, जो चाइना का सर। चाइना का, क्योंकि उसके यस सर, क्योंकि कंपैरेटिवली सस्ता होगा। सस्ता, उसको जरूरत आज है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें जरूरत, अब जैसे कभी कोई चीज हम महंगी भी खरीद लेते हैं क्योंकि हमें अर्जेंट जरूरत है, हमें चाहिए कि नहीं मुझे चाहिए, मुझे 10-20-5 रुपए चाहे, आपकी 105 रुपए की भी है, ये 100 रुपए की भी दे रहा है, तो मैं कह रहा हूँ नहीं यार, मेरे को 5 रुपए का फर्क नहीं है, मेरे को ये चीज अभी चाहिए, आई वॉन्ट इट अर्ली। तो यहाँ पर हमारी जो ये ट्रेन्स हैं, ये एक बहुत बड़ी बाधा बन जाती हैं। हमारी जो ट्रेन है वो बड़ी बाधा बन जाती हैं, कि वो हमारे एक्सपोर्ट के लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो इसका एक सॉल्यूशन ये सोचा गया कि भाई हम जो है ये पैसेंजर ट्रेन के बजाय इनके लिए एक अलग ट्रैक ही बना दें। और ये ट्रैक क्या होगा, जो पैसेंजर ट्रेन के ट्रैक्स होते हैं वो पैसेंजर ट्रेन को ध्यान में, पैसेंजर्स को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। वो बड़े बड़े शहरों को जोड़ते हैं, जैसे दिल्ली, आगरा, या जो शहरी इलाका है उनको जोड़ना पसंद करेंगे। पर जो इंडस्ट्रियल ट्रैक होगा जिस पर फ्रेट ट्रेन चलेगी, वो उसको किससे जोड़ा जाना चाहिए? पोर्ट से, इंडस्ट्रियल टाउन से। उसकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए इंडस्ट्रियल एरिया से, है ना, इंडस्ट्रियल एरिया में। तो इसका रूट भी इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इन्हें इंडस्ट्रियल एरियाज के थ्रू ये निकले, जिससे कि मान लीजिए यहाँ से चले तो जयपुर में एक इंडस्ट्रियल एरिया है, तो जयपुर के इंडस्ट्रियल एरिया को पार किया, फिर गुजरात के इंडस्ट्रियल एरिया को पार किया, फिर बड़ौदा के इंडस्ट्रियल एरिया को पार किया, फिर उसके बाद वो आए, तो जहां जहां जिसको सामान अपना ऐड कराना है वो ऐड करा सकता है, हटाना है वो हटा सकता है। तो और इसको एक प्रायोरिटी होगी, ट्रेन को चलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। दिल्ली से यहाँ से लेके वहां तक 1500 किलोमीटर, मुंबई तक का 1500 किलोमीटर का सफर है। अगर ये एवरेज स्पीड ट्रेन के लिए 70-80 किलोमीटर की एवरेज स्पीड कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में शायद स्पीड और अच्छी निकल सकती है, तो आपका सामान 24 घंटे में मुंबई पहुंच जाएगा। तो हमें कितना एडवांटेज हो जाएगा भाई, हमारा शिपिंग टाइम 10 दिन है, 2 दिन में सामान पहुंच गया। जहां चाइना वाला उस सामान को 14 दिन में दे पाएगा, हम उस सामान को 12 दिन में दे पाएंगे। नाउ वी हैव अ एडवांटेज। यही उद्देश्य है इस फ्रेट कॉरिडोर का। तो सभी लोग आप भैया ध्यान रखो, ध्यान से पढ़ो, ऐसे नहीं करते। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फ्रेट कॉरिडोर, इसी प्रकार के विशेष रास्ते हैं जिसमें मालगाड़ियों का, है ना, ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फ्रेट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जिनमें मालगाड़ियों के विशेष ट्रैक, अलग ट्रैक डाले जाएंगे, जा रहे हैं, जो जिस पर विशेष केवल मालगाड़ी ही चल सकेंगी। तो उनमें से एक ट्रैक जिस पर काफी, 3 ट्रैकों पर इसमें काम चल रहा है, 2 ट्रैक आगे प्रस्तावित है, जिसमें एक अच्छा काम DMIC में हुआ है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में। इसके अलावा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में भी अच्छा काम हो रहा है। इसी काम को करने के लिए एक विशेष ट्रस्ट,
एक फंड ट्रस्ट बनाया गया है जिस पैसा, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, रेल की पटरी बिछानी है, तो उसके लिए एक इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट फंड बनाया गया है जिसका नाम है TMIC PITF। और ये NICDIT जो पूरे ओवरऑल सभी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करेगी। स्क्रैपिंग पॉलिसी वगैरह छोड़ देते हैं। एलिफेंट बॉन्ड, एलिफेंट बॉन्ड पीछे कुछ समय पहले आए थे। भारत देश में एक बड़ी समस्या है ब्लैक मनी की। व्हाट इज ब्लैक मनी? Money which is not in government records. गवर्नमेंट रिकॉर्ड, ओके। और कोई तरीका और बेहतर बताओ। सर, भारत में अवैध तरीके से अर्जित किया गया धन काला धन कहलाता है। बेसिकली इलीगली अर्न हो सकता है, टैक्स नॉट पेड हो सकता है, यानी कि आपने कोई पैसा गलत माध्यम से कमा लिया, तो जैसे किडनैपिंग का हम इंडस्ट्री देखते हैं, कई सारी ऐसी इंडस्ट्री है, ड्रग्स का जो व्यापार है, ये सारे व्यापार कैश में ही होते हैं। इनको आप बैंकिंग चैनल से नहीं कर सकते क्योंकि तुरंत पकड़े जाएंगे कि किसने किसको पैसा दिया, तुरंत आपको पकड़ लिया जाएगा। तो इसलिए ये सारे व्यापार जो अवैध व्यापार है, हथियारों का व्यापार, ये सब इलीगली जो इससे पैसा जो अर्जित किया जाता है वो पैसा किसी सिस्टम में एंटर नहीं कर सकता, वो ब्लैक मनी कहलाता है। इसके अलावा इसमें इससे भी बड़ा, सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है ब्लैक मनी में, वो होता है ऐसा पैसा जो कि लीगली कमाया गया है, इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं होती है। जैसे आप व्यापार कर रहे हैं तो आप व्यापार के जरिए से पैसा कमा रहे हो, उसमें कोई इलीगल काम नहीं है, परंतु आप ये चाहते हैं कि भाई मैं इस पैसे पे टैक्स ना दूं, मुझे टैक्स ना देना पड़ा, बड़ा टैक्स देना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस पर टैक्स ना पे करके उसको कैश में ही रखूंगा। और जैसा चंद्रा ने बताया कि ये फिर जो पेमेंट होती है ये आउट ऑफ रिकॉर्ड चली जाती है, तो वो पैसा ब्लैक मनी कहलाता है। इस ब्लैक मनी को वापस इकोनॉमी में लाना हमारी एक प्राथमिकता है और समय समय पर भारत सरकार इसके लिए कोशिश करती रही है कि ऐसे बॉन्ड इनवाइट किए जाते हैं, ऐसा पैसा कि भाई ठीक है, अगर आपने मान लीजिए कमा भी लिया है किसी तरीके से तो आप उसे डिक्लेयर कर दीजिए ताकि वो भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर में काम आ सके। इसी प्रकार इसी काम के लिए एक एलिफेंट बॉन्ड बनाया गया था जिसमें कि वो अपना जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, इसको क्या बोलते हैं, अनडिस्क्लोज्ड इनकम, ऐसा पैसा जो आपने अभी तक सरकार को सूचित नहीं किया है, तो इसमें एक कंडीशन रखी गई थी कि अगर आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उसमें पैसा लगाएंगे एक सीमा तक, तो उससे जो है आप अपनी ब्लैक मनी को डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब आपके पास जो ब्लैक मनी है उसको आप नॉर्मल इकोनॉमी में विदाउट फियर ऑफ पनिशमेंट ला सकते हैं, परंतु उसकी कुछ कंडीशन है और यही बॉन्ड कहलाता है, कहलाया एलिफेंट बॉन्ड। इससे पहले भी इस तरीके के कुछ बॉन्ड समय समय पर आते रहे हैं। MSME, ठीक है, ये MSME की जो व्याख्या है, जो डेफिनेशन है, इसमें बदलाव किया गया है। व्हाट इज MSME? माइक्रो स्मॉल मीडियम Micro, small, medium enterprises. क्या महत्व है इनका? छोटे व्यापारी के लिए, छोटे व्यापारी, ठीक है, वेरी गुड। तो हमारा जो व्यापार है, जो ऐसा बिजनेस है जो छोटे साइज का है, हम बड़े बड़े बिजनेस को तो जानते हैं, आप रिलायंस को जानते होंगे, टाटा को जानते होंगे और गोदरेज को और जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इनके नाम जानते होंगे, पर क्या केवल अर्थव्यवस्था में यही कंपनियां काम करती हैं? No, sir. नो सर, छोटी कंपनियां हैं, बहुत सारी हैं। अब
क्या ये एमएसएमई हमारे लिए महत्वपूर्ण है? क्यों यस महत्वपूर्ण? सर। क्यों? सर कोई Yes, sir. एमएसएमई जैसे है तो वो नट बोल्ट वगैरह कुछ बनाता है तो वो फिर अपर उसमें जाके फिर वहां लगता है। अगर ओवरऑल देखें तो सर इसका क्या महत्व है? सर भारत की विरासत आर्थिक मॉडल और उत्पादक सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण है सर। नहीं, वो तो ठीक है, ये तो जनरल बात हो गई। मुझे कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो ये छोटे लघु उद्योग होते हैं, कहने को ही छोटे होते हैं, परंतु ये हमारी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनते हैं। हमारी जीडीपी का लगभग 40% जो जीडीपी है वो यही छोटे उद्योग पैदा करते हैं। ठीक है, हो सकता है हम इनके नाम ना जानते हो, छोटे छोटे उद्योग हैं आपने, परंतु ये हमारी अर्थव्यवस्था में 40% तक पैसा ये अर्जित करते हैं। हमारा जो एक्सपोर्ट है, जितना व्यापार होता है, जो एक्सपोर्ट हो रहा है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, वहां पर ही करीब शायद 45% तक ये एक्सपोर्ट इनके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। ये छोटे छोटे कारखाने, छोटे छोटे धंधे हैं, इनके जरिए किसी आदमी ने 5 आदमी लगा रखे हैं, किसी ने 10 लगा रखे हैं, किसी ने 20 लगा रखे हैं। ऐसी छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, पर ये फैक्ट्री क्या कर रही हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। जो बड़ी कंपनियां हैं उनमें क्या है, प्रोसेसेस कई बार ऑटोमेटिक है। यहाँ पे एक शब्द और याद कर लेते हैं, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। ये शब्द इस्तेमाल होता है। लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव, ये शब्द आप लिख लीजिए प्लीज। ये क्या होता है, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव? सर लेबर इंटेंसिव वो होता है जहाँ पे मजदूर ज्यादा काम करते हो, और कैपिटल इंटेंसिव वो होता है जहाँ पे मशीनें ज्यादा काम करती हो, मतलब मशीनें और कर रही हो। सुंदर, बिल्कुल परफेक्ट। कैपिटल का मतलब जैसे हमने देखा था ना, हमने कभी पहले भी बात की थी कि कैपिटल गुड क्या होती है? मशीन होती है। लेबर क्या होती है? मजदूर। अब जैसे हम ये कहें कि ऑटोमेटिक कोई मशीन प्लांट लगा देते हैं, है ना, एक बढ़िया कंपनी है, उसमें सारी कार या जो भी चीज बना रही है, उसमें 10 आदमी काम कर रहे हैं और हजारों करोड़ रुपए का काम चल रहा है, सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है। ये काम ये मशीन करती है, फिर अगली मशीन करती है, ये मशीन करती है, ये करती है। अब ये जो इंडस्ट्री है, निश्चित रूप से जीडीपी में दो अलग अलग इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। एक फैक्ट्री है, 1000 करोड़ रुपए का व्यापार करती है, उसमें 10 लोग काम कर रहे हैं, सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक है। 20 लोग काम कर रहे हैं, सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक है। एक दूसरी कंपनी है, वो भी 1000 करोड़ रुपए का काम करती है, पर उसमें 1000 आदमी या 2000 आदमी काम कर रहे हैं। उसमें ये सेम चीज बनाती है ये दोनों कंपनियां, परंतु इसमें क्या है, ये काम काफी सारा काम इंसान करते हैं, आदमी करते हैं। मशीनें सेमी ऑटोमेटिक इसको बोलते हैं, सेमी ऑटोमेटिक तरीके से काम होता है कि कुछ काम मशीन करती है, कुछ काम फिर इंसान करता है, फिर मशीन पे जाता है, फिर इंसान पे जाता है। ऐसी चेन है। अब इसमें और इसमें कौन सी इंडस्ट्री देश के लिए बेहतर है? दोनों 1000 करोड़ रुपए का कर रही हैं। लेबर सर जो मशीन सर लेबर इंटेंसिव ज्यादा वो है। जैसी जहाँ की देश की परिस्थिति है उस हिसाब से ये है। अगर हम बात करें कि यूरोपियन देश या कोई और ऐसा अमीर देश जिसके पास कैपिटल की कोई कमी नहीं है, उनके पास, उनके लिए हो सकता है ये इंडस्ट्री, ये मॉडल ठीक हो। बट अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भारत के क्या है, विशेषता है कि भारत में बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो अब अगर ये लेबर इंटेंसिव होगी, 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा, इसको भी फायदा ज्यादा मिलेगा, पैसा कम लगाना पड़ेगा। ऑटोमेटिक प्लांट महंगा आएगा, उसमें नई नई सोफिस्टिकेटेड मशीन्स होंगी, ये इसमें कोई ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मशीन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये काम ऐसे चलता रहेगा। तो जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो ये भी एक फीचर है हमारी एमएसएमई। सर हमारा टेक्नोलॉजी तो नहीं ना बढ़ेगा सर इससे? नहीं, टेक्नोलॉजी का और हमारी आवश्यकताओं का एक मेल है, ऐसा ना। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे सर हम लोग बढ़ा सकते हैं। हाँ जी, धीरे धीरे सर हम लोग बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे लेबर इंटेंसिव कम करेंगे, धीरे धीरे कैपिटल इंटेंसिव
ज्यादा करेंगे, ये आपके लेकिन ग्रेजुअली सर। करना पड़ेगा ना। आज आपकी लेबर पोजीशन क्या है? ज्यादा सर वी है। हैव मोर लेबर। हमारे पास इतने सारे लोग हैं जिनको हमें काम देना है। दूसरा, हमारे पास कैपिटल है, पूंजी है भारत के अंदर में। अगर हम एक विदेशी उसमें देखें तो भारत आज भी एक गरीब देश है, इसके पास पूंजी नहीं है निवेश करने के लिए। परंतु हमारा असेट क्या है? हमारा असेट ये है। और पूंजी क्या है कि बहुत लगती है। मतलब अब जैसे एक ऑटोमेटिक प्लांट लगाया जाएगा, ये 1000 करोड़ का जो प्लांट होगा, इस 1000 करोड़ में शायद 1000 ही करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी या 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। जबकि जो दूसरा प्लांट है वो भी 1000 करोड़ रुपए का उत्पादन कर रहा है, उसमें 500 करोड़ में ही काम चल जाएगा। 500 करोड़ के निवेश से ही आपकी फैक्ट्री चल जाएगी, दोनों सेम उत्पादन कर पाएंगे। तो यहाँ पर 1500 करोड़ रुपया भी तो एक्स्ट्रा चाहिए। अब हमारे पास 1500 करोड़ रुपया है नहीं। दूसरा, हमारे पास ये एडवांटेज है कि हमारे पास बहुत सारी लेबर फोर्स है जिसको हम इस्तेमाल करें। तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, जो आपका कहना है वो ठीक है कि हमारी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी स्लो बढ़ पाएगी, परंतु आज की प्राथमिकताओं को देखते हुए हमारा फोकस ज्यादा भारत का लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री पर रहता है, अपने हालातों को समझते हुए। तो जो एमएसएमई है इसमें भी बहुत बड़ा योगदान करती है कि वो हमारे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, वो बाकी टैक्स पे करना, वो सब करती है। तो इसी चीजों को ध्यान रखते हुए हमारे देश में हम लोग एमएसएमईज के लिए एक विशेष नीति का पालन करते हैं। एक मंत्रालय है जो एमएसएमई मंत्रालय कहलाता है, वो इसी की देखभाल करता है। ठीक है, तो अभी भारत ने एमएसएमई की जो व्याख्या है इसको थोड़ा बदला। जो ये डेफिनेशन होती है भाई किसको हम एमएसएमई बोले, कि कैसे पता चलेगा कि एक कंपनी माइक्रो है? सर उनके वो सर मतलब इन्वेस्टमेंट के आधार पर सर, इन्वेस्टमेंट के अनुसार, पेमेंट के अनुसार कि उनको एक दे रखी है। इसकी अलग अलग टर्नओवर नहीं है, इसकी अलग अलग देशों में अलग अलग नीति अपनाई जाती है। भारत में जो नीति अपनाई जाती है वो है इन्वेस्टमेंट के आधार पर। कितना निवेश है, कितना निवेश किया है आपने, कितना पैसा खर्चा किया है, उसके आधार पर इस माइक्रो यूनिट को डिफाइन किया जाता है कि माइक्रो यूनिट होनी चाहिए या स्मॉल या मीडियम। कुछ जगहों पर टर्नओवर क्राइटेरिया यूज होता है, पर भारत में नहीं हम यूज करते हैं। तो हमने कितना निवेश किया है प्लांट और मशीनरी पर, इसके आधार पर तय हो जाएगा। अभी कुछ समय पहले इसकी जो व्याख्या है इसको चेंज किया गया। जो माइक्रो है उसको किया गया 5 करोड़ 25 लाख से कम और 5 करोड़ से ज्यादा, नहीं 5 करोड़ से कम 25 से ज्यादा, उन यूनिट्स को बोला गया माइक्रो। स्मॉल यूनिट बोले गए 5 करोड़ से 75 करोड़ के बीच के यूनिट, और मीडियम को क्राइटेरिया है 75 से 250 करोड़ का। वैसे मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्राइटेरिया बहुत रैशनल नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनियों को बहुत छोटी छोटी कंपनियों के साथ हमारे को आज भी प्राथमिकता देनी चाहिए। जो बहुत छोटा लघु उद्योग है, जो घरों में चलने वाला लघु उद्योग है, क्योंकि वो अल्टीमेटली हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बहुत बड़ा काम करता है। परंतु ये एक बहुत बुनियादी बदलाव हुआ और हम लोग बहुत इसके बारे में अवेयर नहीं रहे। परंतु जैसे मैं आप सभी के लिए भी कहूंगा कि देखिए हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम लोग पढ़ लिखने के बाद, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूँ आर्थिक स्थिति में बहुत लोगों के पास जमीन जायदाद नहीं होंगी। तो अगर आपको रोजगार की तलाश करनी है, रोजगार की तलाश में एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और आप सब, जैसे मैंने पीछे भी कहा था कि मैं ऐसा एक ग्रुप बनाना चाहता हूँ, अपने कारणों से नहीं बना पाता हूँ। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस बारे में जानें, सोचें, विचार रखें, करें कि हाँ जी हमें अपने रोजगार के लिए क्या क्या तरीका अपना सकते हैं। ये एक ऐसा तरीका है एंटरप्रेन्योरशिप जिसके माध्यम से ना केवल आप अपने लिए रोजगार कमाते हैं, आप अपनी तरक्की करते हैं, बल्कि औरों के लिए भी रोजगार इकट्ठा करते हैं।
और अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात देखी जाए तो ये सिविल सर्विसेज करने से कहीं ज्यादा आसान होता है। मतलब एफर्ट तो इसमें भी है, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं है, पर अगर आप समुचित तरीके से इसे काम करें तो, क्योंकि ये लेस कॉम्पिटिटिव फील्ड है। हम लोग ज्यादातर लोग भारत में हम लोग सेवाओं में जाना चाहते हैं, सर्विसेज में जाना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कम जाना चाहते हैं। तो हमें निश्चित रूप से इसके बारे में जानना चाहिए कि ये क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, हम एंटरप्रेन्योरशिप की परंपरा को कैसे अपना सकते हैं। ठीक है, एक हमारी जो पॉलिसी है पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी फॉर एमएसएमई, सरकार ने इसमें भी बदलाव किया कि हमारे जो छोटे लघु उद्योग हैं, ठीक है, उनसे प्रोक्योरमेंट की जाती है जो सरकार के द्वारा। सरकार बहुत से अपनी जरूरत के सामान बिजनेस से लेती है, व्यापार से लेती है, जो भी छोटी चीजें होती हैं, तो उनको केवल एमएसएमई के से ही लेना है। ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो है, ये इसमें बदलाव 2018 में इसके लिए किया गया। इसके अलावा और भी इसमें कुछ बदलाव किए गए, जैसे एमएसएमई संबंध पोर्टल इसे बनाया गया। SC ST सर एक बार पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी एक बार फिर से बता दीजिए ना। पब्लिक प्रोक्योरमेंट का मतलब हुआ, प्रोक्योरमेंट मतलब खरीद, सरकारी खरीद। पब्लिक यहाँ पर है सरकारी खरीद। जो सरकारी खरीद होती है, सरकार बहुत सी अपनी आवश्यकताओं की चीजें खरीदती है। सबसे बड़ा जो बायर है वो कौन है? अगर अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सबसे बड़ा बायर कौन है? गवर्नमेंट। वो अपना 30-40 लाख करोड़ पूरा रेवेन्यू खर्चा करती है। ठीक है, अब जो ये रेवेन्यू गवर्नमेंट जो बायर है, जो सामान खरीद रही है, किससे खरीदेगी? इसे सड़क बनवानी है, पुल बनवाना है, ऑफिस चलाना है, उसमें स्टेशनरी चाहिए, कंप्यूटर लगना है, बहुत सारा खर्चा है। एज अ बायर ये करती है। हमारा एंटायर रेवेन्यू एक तरीके से देखा जाए इसी पर खर्चा होता है। या तो सरकार करती है, या स्टेट गवर्नमेंट करती है, या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी करती हैं। तो ये जो बाइंग हो रही है, ये किससे सामान खरीदा जाए? पब्लिक से। एमएसएमई। है ना? हाँ, परंतु यहाँ पर अगर सरकार ये चाहती है कि एमएसएमई का प्रमोट करना है, इनको हमें बढ़ावा देना है, एमएसएमई को अगर आप बढ़ावा देना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? भाई, एक छोटे छोटे उद्योग हैं, अगर हम कहें कि भाई टाटा और आपकी एबीसी कंपनी, इनके बीच में कंपटीशन है कहीं पर, क्योंकि जो बिजनेस में काम मिलता है वो कैसे मिलता है? बिडिंग पर। आप किसी काम को करना चाहते हैं कि जी मेरे को ये काम मिल जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहां जाकर एक बिडिंग प्रोसेस या टेंडर प्रोसेस, उसमें भाग लेना पड़ता है। अब जब टाटा कंपनी के साथ आप बिडिंग में जाओगे तो आपके किसी भी माइक्रो यूनिट के सफल होने की कितनी संभावना है? 0%। ऑलमोस्ट जीरो। बहुत ही कम है सर। वो इतनी बड़ी कंपनी आपको, मतलब वो कीमत भी कम देगी, उसकी रेपुटेशन भी बहुत ज्यादा है, तो आप उसके सामने नहीं टिक पाएंगे। अब इससे नुकसान क्या होगा टाटा के रहने से? कि वो एबीसी कंपनी को कभी व्यापार में घुसने नहीं देगी। जहां भी मान लो दोनों एक ही काम को कर रहे हैं किसी चीज में, तो जहां भी टाटा आ जाएगा एबीसी कंपनी खड़ी नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में एबीसी कंपनी कैसे खड़ी हो? जो छोटे छोटे उद्योग हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं कि एक घर में, दो घर में, मतलब छोटी छोटी जगहों पर चल रहे हैं, हमारे बच्चे हैं 10-20 लाख रुपए इन्वेस्ट करके कुछ काम कर रहे हैं, तो उनका धंधा कैसे चले? उनको कोई काम देता भी नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। बिजनेस में बहुत हद तक भाई भतीजावाद बहुत ज्यादा चलता है। हम कहते हैं भाई भतीजावाद सरकार में, बिजनेस में तो मैक्सिमम भाई भतीजावाद चलता है। हर कोई अपने ही लोगों को वो देता है। तो ऐसे में अब ये एबीसी कंपनी कैसे खड़ी हो? सर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। अगर गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करे तो ये निश्चित रूप से खड़ी हो सकती है, क्योंकि सबसे बड़ा बायर, हमने कहा कि भाई सबसे बड़ा बायर कौन है? सरकार है। 30-40 लाख करोड़ रुपया तक खर्चा करती है, 30 लाख करोड़ तक सारा रेवेन्यू खर्चा करेगी। तो अगर इसका कुछ हिस्सा भी वो लोगों को दे देगी, काम मिल जाएगा, तो बहुत लोगों की कंपनियां खड़ी हो जाएंगी।
30 लाख करोड़ में मान लीजिए 5 लाख करोड़ भी अगर उसने एमएसएमई सेक्टर से खरीदा तो, और तो 5 लाख लोगों को 1 करोड़ रुपए का व्यापार मिल सकता है। तो 1 करोड़ रुपए में बहुत लोगों को बहुत सारा वो हो सकता है। तो ऐसे में हम जो है नई नई अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। यही है पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की। सरकार ने ही कहा, पहले से है ये नीति, एक्चुअली कोई नई नीति नहीं है। इनफैक्ट कई सारे क्षेत्र ऐसे होते थे जो रिजर्व्ड होते थे कि केवल एमएसएमई ही इसमें भाग ले सकती है। अब इसमें कई जगह थोड़ा थोड़ा बदलाव है, पर ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी यही कहती है कि आपके मतलब इन क्षेत्रों में कुछ स्पेसिफिक रिजर्वेशन होगा, केवल जो छोटे उद्योग हैं वही इसमें भाग ले सकेंगे, या कम से कम जो एक खरीद है उसका इतना परसेंट 25%, 20% आपको छोटे लघु उद्योगों से लेना होगा। उसके भीतर एक और रिजर्वेशन है, वो SC/ST के लिए है। ये जो SC/ST, क्योंकि इस वर्ग में, इस तबके में और ज्यादा कम लोग हैं जो उद्यमिता की ओर जाते हैं, तो उनके लिए और व्यवस्था की गई है कि भाई इसका एक हिस्सा, ठीक है, इसका एक हिस्सा 4% वो SC/ST एंटरप्रेन्योर के लिए रिजर्व रहेगा। इसके अलावा एक नेशनल SC/ST हब है जिसका काम है कि वो किस प्रकार से जो SC/ST एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको प्रमोट कर सके। तो ये कहलाता है SC/ST हब। ये सब जनरल टॉपिक्स हैं, ये मैं छोड़ते जा रहा हूँ। ये जैम, हाँ जैम कर लेते हैं। हाँ रुक जाते हैं, अभी जैम एक बार पढ़ लेते हैं कि जैम क्या होता है। अभी हम पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी पढ़ रहे हैं तो ये भी समझ लेते हैं। दिस इज कॉल्ड गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो सरकार ने अपना एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिस पर आकर कोई भी आदमी अपना सामान बेच सकता है, और जो सरकार के डिपार्टमेंट्स हैं वो बाध्य है कि उन्हें इसी में से इसी पर जाकर सामान को खरीदना होगा। ये उनके लिए बाध्य है, नेसेसरी, अनिवार्य है। ठीक है, वो कहीं से भी सामान नहीं खरीद सकते, अपनी मर्जी से नहीं खरीद सकते। उन्हें जैम प्लेटफॉर्म पर, जैसे एक अमेजन प्लेटफॉर्म है। अमेजन क्या है? शॉपिंग का एक प्लेटफॉर्म है, शॉपिंग ई-मार्केट ई कॉमर्स कंपनी है सर। बेसिकली बायर और सेलर को मिलाती है ये कंपनी। ठीक है, कुछ लोग हैं जो सामान खरीदना चाहते हैं, आप सामान खरीदना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो सेलर को मिलाते हैं। तो अमेजन इन दोनों को मिलाती है, इसमें अपना बीच में फायदा कमाती है। ये जैम सरकार ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि भाई ऐसे सेलर जो छोटे छोटे सेलर हैं सर, वो इस प्लेटफॉर्म पर आए। और जो गवर्नमेंट बायर हैं, गवर्नमेंट बायर कौन से होते हैं? जो छोटे छोटे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, सरकार के हजारों की संख्या में विभाग हैं, तो वो सारे अगर कहीं से भी उनको सामान खरीदना होगा तो कहाँ पर खरीदेंगे? उन्हें कहाँ पर खरीदना होगा? मार्केट, जैम प्लेटफॉर्म पे। ये प्लेटफॉर्म डिसाइडेड है कि उन्हें यहीं से, तो ये जैम प्लेटफॉर्म होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इसी ई मार्केट प्लेस में एक और स्कीम बनाई गई ताकि महिला एंटरप्रेन्योर को एनकरेज किया जा सके। भारत में विमेन एंटरप्रेन्योर बहुत कम है, महिला उद्यमी है वो बहुत ज्यादा कम है। उनको एनकरेज करने के लिए एक ये बनाया गया जैम वुमनिया। ठीक है, जैम वुमनिया, ठीक है, जिससे कि महिलाओं की भागीदारी जैम के माध्यम से ज्यादा हो सके। और हम लोग जो हमारा जेंडर इक्वालिटी का जो गोल है उसको पूरा कर सकें। तो ये है हमारा जैम वुमनिया, जैम और जैम वुमनिया। एक और ये नीति है जो MSME क्षेत्र के लिए काम करती है, जिसका नाम है जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट। ठीक है, इसमें हमारे देश के भीतर में मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस चीज को एनकरेज किया कि हमें ऐसी वस्तुओं का निर्माण, ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करना है जिसमें जीरो डिफेक्ट हो।
ठीक है। जीरो डिफेक्ट क्या मतलब, भारत की जो सामानों की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं कंसीडर की जाती है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया बहुत अच्छा नहीं है। हम लोग खुद भी कभी कभी देखते रहे, नहीं नहीं ये तो बाहर का, इसका अच्छा है उसका खराब है। तो भारत में प्रोडक्शन में ये हमारी कमी है। तो हमें इसको एक संस्थागत रूप से भी देखना होगा कि हम जब बना रहे हैं तो कोशिश करें कि प्रोडक्ट में जीरो डिफेक्ट हो और जीरो इफेक्ट हो। जीरो इफेक्ट का मतलब कि वो एनवायरनमेंट पर किसी भी प्रकार का नेगेटिव इफेक्ट ना हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हो और मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंडली हो। ऐसी टेक्नोलॉजी, इस प्रकार का उत्पादन किया जाए, इसको बोला गया जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट पॉलिसी। ये एमएसएमई के लिए उनसे कहा गया कि भाई आप इस तरीके की नीति अपनाओ। हमने क्वालिटी सर्टिफिकेशन, क्योंकि इसमें क्वालिटी सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जेड सर्टिफिकेट है ना, ये जेड सर्टिफिकेट, इसे प्राप्त करने में उसको काम करने के ये काम करती है। एक ये खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, काबिल नाम से मिनरल सिक्योरिटी के लिए, कि ताकि हम जो हमारे एसेंशियल मिनरल्स हैं उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान रख सकें, उसके प्राप्त कर सकें, उसके लिए काबिल नाम से एक्सक्यूज मी बनाया गया। और इस काबिल के अंतर्गत हमें 12 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया गया है। 12 क्रिटिकल मिनरल्स को। ये क्रिटिकल मिनरल्स कौन से हैं? ये है बेरिलियम, जर्मेनियम, लिथियम, कोबाल्ट, रेनियम, टेंटेलम। ठीक है, ये ऐसे मिनरल्स हैं जो हमें हमारी इंडस्ट्री, क्रिटिकल इंडस्ट्री के लिए आवश्यक है। जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए, अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना चाह रहे हैं, एरोस्पेस, डिफेंस, लैपटॉप, मेडिकल इमेजिंग, न्यूक्लियर, इस पूरे क्षेत्र में, मोबाइल, इस पूरे क्षेत्र के लिए ये आइडेंटिफाई किए गए हैं कि जिससे जिनको प्रोक्योर करना, इसका काम होगा काबिल का, कि वो इन मिनरल्स पर फोकस करें। और हमें एक ऑल्टरनेट रूट्स इसके आइडेंटिफाई करने हैं कि भाई किस प्रकार से हम अपने देश को स्ट्रेटेजिकली इंडिपेंडेंट बना सकें। क्योंकि इनमें से हमने कहा 6 आइटम्स हमारे, 12 में से 6 चाइना से आते हैं। अब चाइना से जब सामान कोई आएगा तो उसमें क्या चैलेंज हो सकता है? हम 6 सामान, 12 में से 6 क्रिटिकल मटेरियल चाइना से इंपोर्ट करते हैं, पूरी तरह से चाइना पर डिपेंडेंट है। तो इसका क्या प्रभाव हो सकता है, इस ओर क्यों ध्यान दिया जाना चाहिए? हम डिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे अपने इकोनॉमी पे, फॉरेक्स रिजर्व हमारा घटता जाएगा। नहीं, फॉरेक्स रिजर्व से भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि मान लीजिए स्ट्रेटेजिक जब भी बात आ जाए तो उसका मतलब होता है कि आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी है, एक ऐसी योजना बनानी है, कुछ परिस्थितियों को आपको फोर्सी करना है। हमेशा हमारे चाइना के साथ संबंध बने रहे अच्छे, ये कोई आवश्यक तो है नहीं, है या नहीं सर। से हमारे चाइना के संबंधों में तनाव आ जाता है, वॉर हो जाता है। आज नहीं, 10 साल बाद, 20 साल बाद, अभी हमने कुछ समय पहले देखा चाइना से हमारे कितने मुश्किल स्थिति खड़ी हुई गलवान वैली में। तो ऐसे में चाइना इन 6 आइटम्स को रोक लेता है। क्या होगा इसका असर? हमारे जो इंडस्ट्री है वो सारी ठप पड़ जाएगी, बंद हो जाएगी, हम रुक जाएंगे। मैंने कल भी इस बात को कहा था ना कि कई चीजें हमारे लिए वैसे भी जरूरी हैं। जैसे हमने कल वर्ल्ड वॉर में एग्जाम्पल देखा कि जर्मनी के या हिटलर के हारने का एक बड़ा कारण क्या था? पेट्रोल डीजल था। उसके पास क्योंकि किसी प्रकार के क्रूड ऑयल की रेगुलर सप्लाई का इंतजाम नहीं था, उसने उसको हराने में एक भूमिका निभाई। अगर उसके पास वो रहता तो शायद वो युद्ध को और लंबा कर सकता था, या युद्ध में किसी और तरीके की चीज भी कर सकता था।
तो इसलिए जो मिनरल्स हैं वो भी युद्ध के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हालात खराब होने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण होते हैं। इसी काम को करने के लिए काबिल कंपनी है जो स्ट्रेटेजिक आइटम्स पर काम कर रही है। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ठीक है, हमारे देश में एक ऑडिट मैकेनिज्म है, ऑडिटिंग का मैकेनिज्म है। ऑडिटिंग का मैकेनिज्म क्या करता है कि हमारी कंपनियां कैसे अपने व्यापार को कर रही हैं। कोई भी यदि आप कंपनी बनाओगे तो हर साल उसके लेखे जोखे का ऑडिट होता है, और इस ऑडिट से हमारे देश का जो इन्वेस्टमेंट माहौल है वो सब प्रभावित होता है। परंतु ये ऑडिट जो हो रहा है वो कितना फेयर है। जैसे सत्यम घोटाला, सत्यम घोटाला इसी से संबंधित है, सत्यम स्कैम, याद? यस सर। क्या था सत्यम स्कैम? सर शेयर मार्केट से रिलेटेड था, जिसमें शेयर उसका गिरने के बावजूद भी लोगों को दिखाता रहा कि मेरी कंपनी बहुत प्रॉफिट कर रही है, ऐसा कुछ था। कंपनी जो होती थी एक समय में बड़ी कंपनी मानी जाती थी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। ये कंपनी क्या कर रही थी कि अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बढ़ा चढ़ा के दिखा रही थी, जितना था नहीं उसे भी उससे ज्यादा लोगों को बता रही थी। तो अब ये करने से क्या होगा, ये नॉर्मली अलाउड नहीं है। सरकार ने इस पर चेक लगा के भाई कि जितना आपका व्यापार है आप उतना ही बताइए, ना कम ना ज्यादा। नहीं तो आदमी अपनी चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताने की कोशिश करता है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम बहुत ये हैं। परंतु ऐसा ना हो बिजनेस के अंदर में, इसके लिए एक ऑडिट मैकेनिज्म है कि कोई एक थर्ड पार्टी, कोई बाहरी एजेंसी आपके बही खातों को, क्योंकि आप तो अपने अकाउंट्स में कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं, आपका इंटरनल मैकेनिज्म है, तो उसके लिए उसको चेक करने के लिए एक ऑडिटिंग एजेंसी उसको ऑडिट करती है, चेक करती है। तो वो ऑडिटिंग कंपनी के साथ मिलकर ये सत्यम जो थी कंपनी, ये अपने प्रॉफिट्स को और अपने प्रोजेक्ट्स को बढ़ा चढ़ा के दिखा रही थी, और इसके कारण से इसकी शेयर्स की कीमत गलत तरीके से बढ़ती रही। और बाद में जब ये रिवील हुआ कि ये कंपनी जो है झूठे तरीके से काम कर रही है, तो वो कंपनी फिर एकदम से गिर गई। अब ऐसे गिरने से क्या नुकसान होगा, अब इसका हमारे नेशनल पर्सपेक्टिव में क्या असर है, हम एक छोटी कंपनी या उसके ऑडिट के बारे में क्यों इतने कंसर्न हैं? सर अब लोग हो जाएंगे जो दूसरे कंपनियों में भी पैसा लगाने से डरेंगे बहुत और अच्छा। शेयर मार्केट से पैसा निकालने लगेंगे। हमारे जो इससे हमारी हम क्यों इस पर इतना ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल इन्वेस्टमेंट सिनेरियो है। हर बिजनेस को अपने काम के लिए, धंधे के लिए पैसा चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट हम कहाँ से लेते हैं, लोगों से लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स लेते हैं। अगर लोगों को ऐसा लग जाएगा कि यार हमारे देश में तो कुछ पता नहीं, लोग कुछ भी असली नकली छाप देते हैं, तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं यार, हम अपने पैसे पे रिस्क नहीं लेंगे, हम अपने पैसे को किसी और जगह इन्वेस्ट कर लेंगे, शेयर नहीं खरीदते हम, शेयर में बड़ा घोटाला है। तो ये जो घोटाले हैं, जो स्कैम्स हैं, ये ओवरऑल इन्वेस्टमेंट सिनेरियो को गड़बड़ाते हैं, बिगाड़ देते हैं। और इन्वेस्टमेंट सिनेरियो एक सेंटीमेंट है, अगर ये सेंटीमेंट बिगड़ेगा तो क्या होगा, देश में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और देश का जो आर्थिक विकास है वो रुकेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो यहाँ है उनका फेयर असेसमेंट किया जाए, और उसी फेयर असेसमेंट, फेयर ऑडिट के लिए बनाया गया है नेशनल रिपोर्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। स्कीम फॉर इंक्यूबेशन इन अपैरल मैन्युफैक्चरिंग, इसका मतलब ये है कि हम अपैरल यानी कि कपड़े के, जो कपड़ा बनाते हैं, कपड़ा मतलब कि जो ड्रेसेस बनाते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक इंक्यूबेटर जो है शुरू करें। इंक्यूबेटर का मतलब कि जहां पर
बेसिक ट्रेनिंग दी जाए, जिससे शुरुआत की जाए, जिसके कि भाई आदमी, अगर आप व्यापार करना चाहते हो, बिजनेस कोई कंपनी खोलना चाहते हो, तो आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सर टू नो अबाउट बेसिक बिजनेस। बेसिक बिजनेस कैसे करना है, कहाँ से क्या आएगा, कैसे करना है। एक बार अगर आपको साल 2 साल आइडिया लग गया और हमको बेसिक सेटल हो गए, फिर क्या होगा? फिर आप खुद करते रहोगे, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको कुछ पर पहली शुरुआत में आपको कुछ बताए, सिखा दे, बता दे। इस पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, कि जब कोई चीज शुरू हुई है पर बहुत अभी बेसिक है, बस इंक्यूबेट हो रही है, पनप रही है, तो पनपने के लिए कुछ विशेष सुविधाएं उसको दी जाए, वो इंक्यूबेटर में दी जाती है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, कि एक प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का मॉडल है, ये भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, हमने इस प्रोजेक्ट पर पहले भी बात की थी, अभी आया है तो दोबारा से देख लेते हैं, कि एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है कि हम जितनी इन्वेस्टमेंट है अलग अलग सेक्टर्स की, उसके लिए एक बड़ा मेगा स्कीम बनाई गई है, जिसमें करीब 100 लाख करोड़ खर्चा होना है अगले 5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर। तो ये इसको मॉनिटर कर रहे हैं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जिसमें करीब 102 लाख करोड़, जिसमें अलग अलग सेक्टर, एनर्जी, रोड, अर्बन, रेलवे, बेसिकली एक कंसोलिडेटेड स्कीम है कि किस तरह से हम अगले 5 सालों में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्चा करने वाले हैं। 39% पैसा इसमें से सरकार के द्वारा खर्चा किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, 39% स्टेट के द्वारा, और बाकी पैसा प्राइवेट सेक्टर के द्वारा 22% खर्चा किया जाएगा। ये है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। उड़ान, ये उड़ान स्कीम है जिसको हम बात कर रहे हैं, उड़ान। इसका उद्देश्य है रीजनल एयर कनेक्टिविटी। रीजनल एयर कनेक्टिविटी क्या होती है? एयर सर कनेक्टिविटी, जहाँ पे एयरपोर्ट्स बन रहे हैं बहुत सारे छोटे छोटे जगह पे, छोटे शहरों के अभी भी एयरवेज एयर ट्रैवल बहुत कन्वीनियंट नहीं है। उसका बड़ा कारण है कि हमने अपने अपने जो छोटे छोटे शहर हैं उनको अधिकांश, जैसे दिल्ली मुंबई आपको काफी ट्रैफिक मिलेगा, काफी जहाज मिल जाएंगे, चेन्नई मिल जाएंगे, पर अगर आप सोचेंगे पटना की फ्लाइट पकड़ लूं, या लेट से ये भिलाई की फ्लाइट पकड़ लूं, रांची की फ्लाइट पकड़ूं, तो यहाँ की फ्लाइट्स क्या होंगी? बहुत कम होंगी। दिन में एक फ्लाइट कोई जा रही है, वो भी बहुत महंगी होगी। वहीं अगर हम मुंबई चेन्नई की बात करें तो वो काफी सस्ती होगी और हर घंटे पे एक फ्लाइट जा रही है। तो ये इसमें एक समस्या ये है कि हमारे जो ऐसे, अब भाई हर आदमी तो पटना वहां रहता नहीं, मुंबई, हर आदमी चेन्नई नहीं रहता, तो यानी कि आप पटना, रांची ऐसे क्षेत्रों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो उससे वहां के क्षेत्र का विकास नहीं होगा। तो उसमें एक बराबरी आनी चाहिए, और ये रीजनल एयर कनेक्टिविटी डेवलप होनी चाहिए। जो छोटे शहरों के लोग हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा हवाई साधन का इस्तेमाल करें। इसको एनकरेज करने के लिए ये स्कीम बनाई गई है, जिसका नाम है उड़ान। उड़ान की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, कि हर आदमी उड़ सके, आम नागरिक। ऐसा नहीं कि खाली एक खास क्षेत्र के लोगों को ही अधिकार रहे, या तो भाई पटना से हवाई जहाज से जाना है तो किसी का 20,000 या 15,000 रुपये होंगे तो ही जा सकता है, नहीं तो भाई अपना ट्रेन से ही लद के जाओ। अगर ये पटना का किराया मान लो 2,000-3,000 रुपया हो जाएगा 15,000 से, तो क्या होगा? बहुत लोग तैयार हो जाएंगे, चलो यार पटना जाना है, जल्दी है, 1,000 रुपया भी खर्चा होगा, कोई बात नहीं, टिकट मिल नहीं रही, थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं, हम पटना जो है बिहार से चले जाएंगे हवाई जहाज से। तो इससे वो बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो ये जो, अब जैसे मुंबई सेक्टर में जो किराए हैं वो क्या है? दिल्ली मुंबई का किराया अगर आप लोग जानते होंगे करीब 4,000 रुपए के आसपास, जबकि इसकी पटना से ज्यादा दूरी है।
यहाँ पटना के जाने के लिए 15,000 रुपए का टिकट लगता है, मुंबई जाने के लिए 4,000 रुपए का टिकट है, चेन्नई के लिए भी 4,000 रुपए का टिकट है, जबकि पहले ले ले तो पटना के लिए भी कम मिल जाएगा। नहीं, पहले के नहीं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, हम दूसरे पक्ष पर जा रहे हैं। जब ये कीमत जो है ये ज्यादा क्यों है? हम दिल्ली पटना की टिकट हमें कम दूरी होने, कितनी दूरी है दिल्ली पटना की? दिल्ली पटना की दूरी कितनी है? 1000 किलोमीटर होगी। यस सर, 1000-1200। हाँ, 1000-1200 होगी। मुंबई की दूरी यहाँ से 1500 किलोमीटर है, चेन्नई की दूरी करीब 2200-2300 किलोमीटर है। चेन्नई मुंबई जाने के लिए आपको 4,000 रुपये में टिकट मिल जाती है, पटना जाने के लिए टिकट कम पैसे में आती है, या रांची जाने के लिए जैसे पटना मिल जाए, या जोधपुर जाने के लिए, ठीक है, हो सकता है आपका पटना में हो गया हो, क्योंकि पटना में भी काफी ट्रेवल है, पर अगर मुझे जोधपुर जाना है, मुझे रांची जाना है, मुझे बागडोगरा जाना है, हो सकता है मुझे ज्यादा किराया देना पड़े। ऐसा क्यों होता है कि कम दूरी होने के बावजूद भी किराया इतना ज्यादा है? सर क्योंकि वहाँ पे सर एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, नेशनल एयरपोर्ट, इसलिए। इसका एक बड़ा कारण है कंपटीशन। देखो, किसी भी चीज को सस्ता करना है तो जितने ज्यादा लोग किसी चीज को कंज्यूम करेंगे उसके दाम वैसे घटने लगते हैं, क्योंकि उसमें जैसे हम ये कह सकते हैं भाई 3,000 रुपए से तो लोग ज्यादा, अगर मान लीजिए हमने किराया कर दिया दिल्ली पटना का 3,000 रुपया, तो इससे क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो कीमत बढ़ जानी चाहिए। यस सर। कीमत और बढ़ जानी चाहिए। नो सर। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि इसके उल्टा भी होता है कि जैसे डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ने लगेगी। जो हवाई जहाज चलाने वाली कंपनियां, उन्हें दिखेगा अरे यार यहाँ पे बहुत पैसेंजर है, अगर मान लो उन्हें 50 पैसेंजर की जगह 500 पैसेंजर मिलने लगेंगे तो वो डेडिकेटेड 2 जहाज लगा देंगे कि भाई इन दोनों जहाज को दिल्ली पटना ही चलने दो, यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है। तो उनको, जिसे क्या बोलते हैं, इकोनॉमी ऑफ स्केल। जब उत्पादन ज्यादा संख्या में होता है तो कीमतें कम हो जाती हैं, तो ये इसका फायदा होगा। इसी लाइन पे ये उड़ान स्कीम है, जिससे हम अपने जो हिली रीजन्स हैं उनको जोड़ पाए, ठीक है। इसमें जो शहरों को टियर 1, 2, टियर 3 सिटीज को कवर किया गया है, ताकि यहाँ पर हवाई यात्रा को सुलभ बनाया जा सके। किराया यहाँ पर फिक्स किया गया है कि 1 घंटे की फ्लाइंग का किराया 2,500 रुपया होगा। तो ये स्कीम जो है उड़ान स्कीम है, जिसमें कि छोटे छोटे जो शहर हैं उनको भी हम अपने एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ सकें। रोड सेफ्टी, फास्टैग कार्यक्रम। फास्टैग कार्यक्रम जो है ये भारत में नेशनल हाईवेज के लिए है, जिसके जरिए से ऑटोमेटिकली एक RFID कार्ड के द्वारा, व्हाट इज RFID? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, ये लगा देने से बिना रुके हुए टोल का भुगतान हो जाएगा। तो आप में से इसमें ज्यादातर इसके परिचित होंगे कि जो ये फास्टैग क्या है। तो इससे बिना रुके हुए ऑटोमेटिकली वो हमारे उससे RFID कार्ड से, जिसमें वो पेमेंट पैसा है आपको प्री पे करना पड़ेगा, वो अपने आप अपने पैसे को डिडक्ट कर लेगा, अपने आप आपके पैसे में से जो है डिडक्शन कर लेगा, जितना वो टोल है वो काट देगा, ठीक है। तो ये सब हुए हमारे कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। कल का देख लेते हैं कि अगली क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं, मिसलेनियस में क्या क्या चीजें हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ब्लू रेवोल्यूशन। तो ये जो हमारी स्कीम्स जो हमने शुरू कर दी हैं, अब इन्हीं पर हम रहेंगे, ठीक है। ये मिसलेनियस एक बार पढ़ लेंगे आप लोग, इसको पर पहले से कर लीजिए, क्योंकि ये इसमें जेनेरिक चीजें ज्यादा हैं। तो अगली क्लास तक हम, आज की क्लास में थोड़ा सा जल्दी समाप्त कर रहा हूँ,
आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे। आप अगली क्लास के लिए इसको तैयार कर लीजिएगा और हम जो अपनी स्कीम्स हैं उनको अभी चालू करेंगे। जितनी भी हमारी करंट अफेयर्स की जितनी स्कीम्स हैं, जैसे कुछ को हमने चर्चा कर ली, करंट अफेयर्स की जो स्कीम्स हैं उनको हम मंडे कह रहा हूँ, वेडनेसडे से चालू करेंगे। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। चलो, ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू।